Good morning, children. Beta, today we are starting with chapter number 9, that is internal trade. अब ट्रेड क्या होता है? ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. ठीक है. ट्रेड कैन बी डिफाइंड एज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से गुड्स को बाय और सेल करना इज कॉल्ड एज ट्रेड. ओके, इट इज द ओल्डेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड. ये सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट प्रोफेशन है. ओल्डेस्ट भी है. अब ये देखिए कि इससे पहले जब गुड्स को बाय और सेल नहीं किया जाता था, उससे पहले चलता था बार्टर सिस्टम. यू मस्ट हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस. बार्टर सिस्टम क्या होता था कि इफ आई एम ग्रोइंग व्हीट ऑन माई लैंड एंड यू आर ग्रोइंग राइस ऑन योर लैंड, so we can exchange our products with each other. We can exchange our grown-ups with each other. Like मैंने गेहूं उगाई है और मुझे थोड़े चावल चाहिए, तो मैं अपनी थोड़ी गेहूं आपको दे दूंगी और चावल आपसे ले लूंगी. दैट वाज बार्टर सिस्टम. पहले बार्टर सिस्टम चलता होता था. ट्रेड तब भी हो रहा था, ट्रेड अभी भी हो रहा है. पहले आप गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज करते होते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब आप मनी के बदले में गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करते हो विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. Okay, it is the oldest profession in the world. Trader in earlier days, even now in towns and remote villages, used to visit places and sell their goods like fruits, assortment of toys, balloons, vegetables, etc. to customer in the routes. Like जो हमारे hawkers वगैरह होते हैं, जो गली में आते हैं, आपके घरों के बाहर आते हैं. However, in modern times, the importance of trade has been increased as a new products are being developed every day. इसकी इम्पोर्टेंस भी अलग अलग बढ़ती जा रही है विद एवरी पासिंग डे. क्यों बढ़ती जा रही है? ट्रेड हेल्प्स इन मेकिंग द गुड्स प्रोड्यूस अवेलेबल टू अल्टीमेट कंज्यूमर्स और यूजर्स. ट्रेड की हेल्प से ही यू कैन मेक द गुड्स अवेलेबल टू अल्टीमेट कंज्यूमर्स और यूजर्स. इट मीन्स ट्रेड रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन बाय क्रिएटिंग अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर. तो ट्रेड की हेल्प से एक लिंक क्रिएट हो जाता है अल्टीमेटली बिटवीन द वन हु इज प्रोड्यूसिंग एंड बिटवीन द वन हु विल बी कंज्यूमिंग इट. बीच में ट्रेड का एक इंटरलिंक क्रिएट हो जाता है, और वो इंटरलिंक होता है किसके थ्रू? हमारे होलसेलर्स और हमारे रिटेलर्स के थ्रू. होलसेलर्स प्रोड्यूसर से लेंगे, वो आगे रिटेलर्स को सप्लाई करेंगे, और रिटेलर्स फिर आगे कस्टमर्स को सप्लाई करेंगे. ओके. The people who are engaged in trade are known as traders or intermediaries or middlemen. जो ट्रेड में एंगेज होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रेडर्स, इंटरमीडियरीज और मिडलमैन. On the basis of geographical area covered, trade may be classified into two categories. जियोग्राफिकल एरिया के बेसिस पे हमारे दो ट्रेड होते हैं, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड होता है विच इज डन विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ आवर कंट्री, दैट इज नोन एज इंटरनल ट्रेड. एंड द ट्रेड विच इज बीइंग डन outside the physical boundaries of our country, that is known as external trade. Okay. यही अब यहाँ पे जो मैंने आपको फर्स्ट बताया विच इज डन विद इन द फिजिकल बाउंड्रीज ऑफ आवर कंट्री, दिस इज व्हाट वी विल डिस्कसिंग टुडे इन आवर दिस चैप्टर, दैट इज इंटरनल ट्रेड. अब इंटरनल ट्रेड क्या होता है? इट इज नोन एज इनलैंड ट्रेड एंड और होम ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड. It means buying and selling of goods within the geographical boundaries of a country. Both buyer and seller belong to the same country. आपके दोनों बायर और सेलर जो है वो सेम कंट्री से बिलोंग करते हैं. आप अपनी ही कंट्री में, एक पर्टिकुलर कंट्री में, अपनी ही कंट्री में अपनी बाउंड्रीज के अंदर रहकर, मतलब अपनी कंट्री की बाउंड्रीज में रहकर जब गुड्स को सेल या बाय कर रहे हो, दैट इज नोन एज इंटरनल ट्रेड. मतलब आपका सेलर भी वहीं पे अवेलेबल है और आपका बायर भी वहीं पे अवेलेबल है. ओके. एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरनल ट्रेड इंक्लूड परचेज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम सेंट्रल मार्केट. जब आप मार्केट से जाकर लेकर आते हो, दैट इज एन इंटरनल ट्रेड. डिपार्टमेंटल स्टोर से जाकर लेकर आते हो, दैट इज ऑल्सो एन इंटरनल ट्रेड. ओके. मॉल से जाकर लेकर आ रहे हो, एग्जीबिशन से, डोर टू डे सेल्स पर्सन से आप परचेज कर रहे हो, कोई नेबरहुड में शॉप है वहां से आप परचेज कर रहे हो. ऐसी कोई भी ऑप्शन जब आप ले रहे हो, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ योर इंटरनल ट्रेड. ओके. टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड. बेटा देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड. कौन होते हैं? मैंने आपको बताया, ट्रेड में एक लिंक क्रिएट करता है ट्रेड आपका बिटवीन योर प्रोड्यूसर एंड योर कंज्यूमर. ओके. तो वो लिंक किसके थ्रू क्रिएट होता है? दो लोग होते हैं, आपके होलसेलर और आपका रिटेलर. तो यही है आपके टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड. या तो आप होलसेल लेवल पे करोगे, आप रिटेल लेवल पे करोगे. होलसेल लेवल पे आप कंपनी के साथ डील कर रहे हो और रिटेल लेवल पे आप कस्टमर के साथ डील कर रहे हो. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्टिंग विद होलसेल ट्रेड.
When goods are purchased and sold in large quantities, it is called wholesale trade. होलसेलर कौन होता है? जब वो लार्ज क्वांटिटी में कंपनी से परचेज करता है और अलग अलग रिटेलर्स को सप्लाई करता है. Okay, it is called wholesale trade. A wholesaler buys goods of specific line, example like sugar है, books है, किसी भी चीज में वो डील कर रहा है in huge quantities from the manufacturers, stores it in the large godowns and sells these goods in smaller quantities to the retailers. लार्ज क्वांटिटी में होलसेलर से मैन्युफैक्चरर से उठाता है, कंपनी से उठाता है, उसको अपने पास गोडाउन में स्टोर करता है. लार्ज क्वांटिटी है, कहीं ना कहीं स्टोर तो करके रखनी पड़ेगी, और स्मॉल क्वांटिटीज में अलग अलग रिटेलर्स को वो सप्लाई कर देता है. A wholesaler act as a middleman between the producer or manufacturer and the retailer. Traders dealing in wholesale trade are known as wholesale traders or wholesalers. जो होलसेल ट्रेड में डील करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? होलसेल ट्रेडर्स या फिर होलसेलर्स. फंक्शंस ऑफ होलसेलर्स, क्या क्या काम करता है आपका होलसेलर? होलसेलर परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस. नंबर 1, they generally take the title of the goods and bear the business risk by purchasing and selling the goods in their own name. They generally take the title of the goods. टाइटल ऑफ द गुड्स वो ले लेते हैं, गुड्स की ऑनरशिप वो अपने पास ले लेते हैं, वो उनके नाम पे वो गुड्स हो गई. एंड बियर द बिजनेस रिस्क वो बियर करते हैं बाय परचेजिंग एंड सेलिंग द गुड्स इन देयर ओन नेम. ओके, दे अंडरटेक वेरियस एक्टिविटीज लाइक ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट की ग्रेडिंग की जाती है, ए ग्रेड, बी ग्रेड. देखा होगा आपने, एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं राइस का भी लूँ तो राइस भी आपके क्या होते हैं? अलग अलग क्वालिटीज में आते हैं. राइस आपको 20-30 रुपीज केजी भी मिलेगा और राइस आपको 300 रुपीज केजी भी मिलेगा, 200 रुपीज केजी भी मिलेगा. तो राइस में अलग अलग ग्रेडिंग होती है. वैसे ही हर प्रोडक्ट की ग्रेडिंग होती है, हर प्रोडक्ट की क्वालिटी डिफर करती है. कोई ए ग्रेड का है, कोई बी ग्रेड का है, कोई सी ग्रेड का है. पैकिंग इनटू स्मॉलर लॉट्स में काम वो ग्रेडिंग करता है, स्मॉलर लॉट्स में उनकी पैकिंग करता है, उनको स्टोरेज करता है, ट्रांसपोर्टेशन, प्रमोशन ऑफ गुड्स भी करता है, मार्केट इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करता है कि मार्केट में आजकल क्या चल रहा है, मार्केट में किस चीज की आपकी डिमांड ज्यादा हो रही है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करके कहाँ तक पहुंचाता है? वो इन्फॉर्मेशन वो पहुंचाता है मैन्युफैक्चरर तक. अल्टीमेटली फिर मैन्युफैक्चरर उसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करके देता है. ठीक है, उसके बाद है दे ऑल्सो रिलीव द रिटेलर्स from maintaining large stock of articles and extend credit facilities to them. एक रिलीफ भी मिल जाता है रिटेलर्स को कि रिटेलर्स को लार्ज क्वांटिटी में नहीं खरीदना पड़ता है. ऐसा नहीं है कंपनी से खरीद रहे हैं लार्ज क्वांटिटी में खरीदना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है. वो होलसेलर से खरीद रहे हैं, होलसेलर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में भी देगा. जब आपका वो माल सेल हो जाए, वो आपका स्टॉक सेल हो जाए, तो आप हमसे और ले सकते हो. ये फंक्शंस थे हमारे होलसेलर के. अब हम देखते हैं सर्विसेज ऑफ होलसेलर्स. वो सर्विसेज किसको प्रोवाइड कर रहा है? सर्विस होलसेलर एक मीडिएटर है, एक चेन चलती है बेटा हमारी. मैन्युफैक्चरर जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है, फिर हमारा होलसेलर जो मैन्युफैक्चरर से ले रहा है, फिर हमारा रिटेलर जो हमारे होलसेलर से ले रहा है, और फिर हमारा कंज्यूमर जो हमारे रिटेलर से ले रहा है. ये पूरी चेन चलती है, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर. तो अब हम देख रहे हैं होलसेलर किसके बीच में आया? होलसेलर मैन्युफैक्चरर के साथ भी कॉन्टैक्ट में है और होलसेलर आपका रिटेलर के साथ भी कांटेक्ट में है. तो इन दोनों को ये क्या क्या टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ये अब हम स्टडी करने वाले हैं. ओके, अब नंबर 1, सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर्स. मैन्युफैक्चरर्स को किस टाइप की सर्विसेज आपका प्रोवाइड करता है? आपका होलसेलर. अब होलसेलर क्या करता है? फैसिलिटेटिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन. लार्ज स्केल प्रोडक्शन फैसिलिटेट करता है मैन्युफैक्चरर के लिए कि भैया आप प्रोड्यूस करो लार्ज क्वांटिटी में, मैं खरीदूंगा उसे. वो ये रिस्क बियर करता है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रोड्यूस करो, मैं उसको बाय करूंगा. मैं बाय करूंगा, उसके बाद वो मेरी ड्यूटी है कि मैं रिटेलर्स तक कैसे पहुंचाता हूँ, मैं आपसे बल्क में परचेज कर लूंगा. तो फैसिलिटेट लार्ज स्केल प्रोडक्शन. Wholesaler collects small orders from a large number of retailers and make purchases in large quantities from the manufacturers. This enables the manufacturer to undertake production on a large scale and minimize cost of production. Economics में पढ़ा होगा हमने, हम जितने ज़्यादा लार्जर स्केल पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो उतनी कम होगी. एंड हेंस ऑब्टेन एडवांटेज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल. इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये कहता है आपका, इकोनॉमिक्स में आप पढ़ेंगे अगर अब तक नहीं पढ़ा है आपने. इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये कहता है कि जब आप लार्जर क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हो तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाती है. अब मान लो आपकी एक मशीनरी है जो 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है,
उस मशीनरी पे उसकी मेंटेनेंस भी लग रही है, जहाँ रखी हुई है उस बिल्डिंग का रेंट भी आप दे रहे हो, जो भी उस पर आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट इंक्योर करनी पड़ रही है, तो वो मशीनरी मैक्सिमम 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है। मैं मशीनरी से प्रोड्यूस करवा रही हूँ सिर्फ 100 यूनिट्स। अब 900 वो और प्रोड्यूस कर सकती है। 100 यूनिट्स की पर कॉस्ट एवरेज ज़्यादा आएगी एज कम्पेयर टू अगर मैं 100 के बजाय 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करवाऊँ तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एवरेज बेसिस पे कंपैरेटिवली कम आएगी। ठीक है, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल इसे कहते हैं कि जब आप लार्जर क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हो तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कंपैरेटिवली रिड्यूस हो जाती है। नंबर 2 इज बियरिंग रिस्क। रिस्क बेयर करता है आपका होलसेलर। क्यों? क्योंकि वो लार्ज क्वांटिटी में जब परचेज कर रहा है मैन्युफैक्चरर से तो ऑफ कोर्स रिस्क है कि आप गोडाउन में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो जाए कि जिसकी वजह से गुड्स डैमेज हो जाए, फायर हो जाए, चोरी हो जाए, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, एनीथिंग। या फिर हो सकता है कि गुड्स के प्राइसेस ही चेंज हो जाए, डिमांड एकदम से कम हुई, प्राइस भी आपका कम हो गया। अब तब क्या होगा? उसने तो हाई प्राइस पे खरीदा हुआ है मैन्युफैक्चरर से पहले से। अब तब तक अगर वो स्टॉक आपका सेल नहीं हुआ और आपके लिए तो नुकसान वाली चीज है, तो ये वो रिस्क भी बियर करता है आपका होलसेलर। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट हमारा फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है होलसेलर। होलसेलर जनरली मेक कैश पेमेंट फॉर द गुड्स परचेज बाय देम एंड समटाइम्स इवन बुक एडवांस मनी फॉर द बल्क ऑर्डर्स प्लेस्ड बाय देम। एडवांस मनी भी देते हैं और नहीं तो मनी साथ साथ वो पेमेंट अगर कर रहे हैं मेजरली केसेस में, देयरफॉर मैन्युफैक्चरर्स हैव टू इन्वेस्ट लेसर कैपिटल इन द बिजनेस। क्योंकि अगर होलसेलर उनसे क्रेडिट पे उठाएगा, क्रेडिट पे उनसे गुड्स को लेगा, तो मैन्युफैक्चरर के पास पैसा कहाँ से आएगा? पैसा ही नहीं आएगा तो वो आगे प्रोड्यूस कहाँ से करेगा? तो होलसेलर यूजुअली क्या करता है, कैश में परचेज कर रहा है। इनफैक्ट जब बल्क ऑर्डर्स दे रहा है तो वो उनको एडवांस भी पेमेंट कर रहा है उसकी, तो एक उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाता है मैन्युफैक्चरर्स के लिए। नेक्स्ट इज एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस भी प्रोवाइड कराता है हमारा होलसेलर। कैसे प्रोवाइड कराता है एक्सपर्ट एडवाइस? एज अ होलसेलर आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द रिटेलर्स, दे प्रोवाइड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अबाउट चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। क्योंकि रिटेलर्स के पास ये इन्फॉर्मेशन होती है कि कस्टमर किस टाइप का प्रोडक्ट चाह रहा है, क्योंकि रिटेलर्स आपके डायरेक्टली किसके साथ डील कर रहे हैं? कस्टमर के साथ। तो रिटेलर ये सारी कस्टमर की इन्फॉर्मेशन किसको प्रोवाइड करा रहा है? होलसेलर को। और होलसेलर आगे वो किसको प्रोवाइड करा रहा है? मैन्युफैक्चरर को। तो मैन्युफैक्चरर के लिए तो एक तरह से एक्सपर्ट एडवाइस होगी कि वो मार्केट की इन्फॉर्मेशन उनको लाकर दे रहा है। ओके, नंबर 5 is facilitate continuity. The wholesaler purchase the goods as and when they are produced and thus facilitate the continuity of production. आपकी गुड्स जो है वो कंटिन्यूस बेसिस पे प्रोड्यूस होती रहती है क्योंकि होलसेलर उनको कंटिन्यूस बेसिस पे परचेज करता रहता है। जैसे जैसे वो कंपनी से परचेज करता रहेगा, कंपनी वैसे वैसे और प्रोड्यूस करती जाएगी। नेक्स्ट इज स्टोरेज। होलसेलर टेक द डिलीवरी ऑफ गुड्स व्हेन दीज आर प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री एंड स्टोर देम इन वेयर हाउसेज में स्टोर करता है होलसेलर उसको। This reduces the burden of manufacturer or providing storage facility for the finished goods. एक तरह से मैन्युफैक्चरर के ऊपर एक बर्डन कम हो जाता है कि स्टोरेज फैसिलिटी उसे अपने पास इतनी मेंटेन नहीं करनी है, वो होलसेलर मेंटेन कर रहा है। क्योंकि होलसेलर जैसे ही गुड्स प्रोड्यूस होती हैं तो वो होलसेलर उनसे क्या करता है? परचेज कर लेता है, साथ साथ गुड्स को पिक कर लेता है, फिनिश गुड्स को। नेक्स्ट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। कंपनी के ऊपर ये भी बर्डन नहीं होता मैन्युफैक्चरर के ऊपर कि उसे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का बर्डन लेना है। क्यों? क्योंकि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन अल्टीमेटली कौन कर रहा है? आपका होलसेलर। द प्रेजेंस ऑफ होलसेलर मेक्स इट पॉसिबल फॉर द मैन्युफैक्चरर टू हैव कॉन्टैक्ट ओनली विद फ्यू होलसेलर्स रादर देन लार्ज नंबर ऑफ रिटेलर्स। यही अगर रिटेलर्स जाएंगे कंपनी से खरीदने, कितने सारे रिटेलर्स हो जाएंगे। होलसेलर्स फ्यू होते हैं, वो होलसेलर्स बल्क में बहुत सारा परचेज करेंगे और वो आगे रिटेलर्स को, अलग अलग रिटेलर्स को लार्ज नंबर में सप्लाई कर देंगे। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की जो बर्डन होता है कंपैरेटिवली मैन्युफैक्चरर के ऊपर वो कम हो जाता है, क्योंकि जो आपका मैन्युफैक्चरर है उसको सिर्फ फ्यू होलसेलर्स के साथ डील करना है रादर देन एम्पल नंबर ऑफ रिटेलर्स। ओके, दीज वर द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द होलसेलर टू द मैन्युफैक्चरर्स। अब हम नेक्स्ट स्टडी कर रहे हैं फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द होलसेलर टू द रिटेलर्स। रिटेलर्स को क्या क्या फायदे होते हैं आपके होलसेलर के? नंबर 1, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। गुड्स अवेलेबल रहती हैं कि कभी भी जब भी वो चाहे होलसेलर से गुड्स को उठा सकता है। Retailers are expected to offer large variety of products to the customers. The wholesalers provide the products to different manufacturers to the retailers and saves them from the burden of collecting the products from various manufacturers. ओके, मतलब क्या है कि गुड्स अवेलेबल हो जाती है, होलसेलर अलग अलग मैन्युफैक्चरर से उठाएगा और रिटेलर को जब जिस टाइम पे जितनी गुड्स की जरूरत है वो होलसेलर से ले लेगा।
तो रिटेलर के लिए फ़ायदा हो गया, उसको बल्क अपने पास स्टोर करके नहीं रखना है, वो जब उसको रिक्वायरमेंट हो वो परचेज कर सकता है। ओके, नेक्स्ट इज योर मार्केट सपोर्ट। मार्केट सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। द होलसेलर प्रोवाइड मार्केटिंग सपोर्ट टू द रिटेलर्स बाय अंडरटेकिंग एडवर्टीजमेंट अदर सेल्स प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट का जो बर्डन होता है वो होलसेलर पे होता है। इसका बेनिफिट मैन्युफैक्चरर को भी हो रहा है, इसका बेनिफिट रिटेलर को भी हो रहा है। मैन्युफैक्चरर को क्या हो रहा है, रिटेलर को क्या हो रहा है, रिटेलर अगर गुड्स का प्रमोशन होगा तो गुड्स अच्छे से सेल होंगी। अब अच्छे से सेल होंगी तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी तो फायदा मैन्युफैक्चरर को भी होगा, वो भी अपना प्रोड्यूस करेगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। ग्रांट ऑफ क्रेडिट, द होलसेलर प्रोवाइड ऑल्दो वो मैन्युफैक्चरर से कैश पे उठाता है ताकि मैन्युफैक्चरर को प्रॉब्लम ना हो कि ताकि उसके पास कैश बनता रहे, आता रहे कैश और वो आगे प्रोडक्शन करता रहे। लेकिन रिटेलर को वो क्रेडिट फैसिलिटी देता है कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ट्रेड बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की एक क्रेडिट फैसिलिटी देता है कि कोई दिक्कत नहीं, आपके पास आज नहीं है, 15 दिन, महीने, 2 महीने में मुझे पेमेंट कर देना। ग्रांट ऑफ क्रेडिट, देयरफॉर रिटेलर्स नीड नॉट मेंटेन ह्यूज वर्किंग कैपिटल। तो रिटेलर्स को बहुत ज्यादा ह्यूज वर्किंग कैपिटल मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। Next is specialized knowledge. The wholesaler provide valuable information to the retailers about the new products, their uses, prices, quality, etc. They may also advise on setup of retail outlets. मतलब स्पेशलाइज्ड नॉलेज उनके पास है क्योंकि वो उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में ही डील कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन में ही डील कर रहे हैं, तो उनके पास अलग अलग जगहों की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो वो रिटेलर्स के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है कि किस किस टाइप के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो आप सेल कर सकते हो। आप इनके रिटेल आउटलेट्स ओपन कर सकते हो, जिनकी ज्यादा डिमांड है आप वो ज्यादा प्रोडक्ट्स पिक कर सकते हो, ऐसी ऐसी चीजें। नेक्स्ट इज रिस्क शेयरिंग। द होलसेलर परचेज गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर इन लार्ज क्वांटिटीज and sell them in small quantities to the retailers. It saves the retailers from assuming risk of spoilage of goods. Goods का spoil होने का, डैमेज होने का सारा रिस्क किसके सिर पे है, ना मैन्युफैक्चरर के सिर पे है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर तो साथ साथ होलसेलर को दे देता है, होलसेलर उससे ले लेता है और रिटेलर थोड़ा थोड़ा ले रहा है, ज्यादा ले नहीं रहा, तो सारा रिस्क होलसेलर के ऊपर रहता है। मेन जो आपका इंटरमीडिएरी का रोल प्ले कर रहा है वो आपका होलसेलर प्ले कर रहा है, जिसके बेनिफिट दोनों को हो रहे हैं, आपके मैन्युफैक्चरर को भी और आपके रिटेलर को भी। ठीक है बेटा, दिस वाज द टॉपिक फॉर टुडे। आज हमने पढ़ा होलसेल ट्रेड एंड फॉर टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग विद रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड हम स्टार्ट करेंगे कल की क्लास में। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।